स्प्रिंग 24 में क्वेश्चन आया था जी, विन सम लिमिटेड एंड सुपर लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2023। प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर उसने दिया हुआ है आपको। अच्छा जी, सवाल में उसने क्या मांगा हुआ जी? प्रिपेयर डब्ल्यूएल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज 31 दिसंबर 2023 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस। कितने नंबर का सवाल आया था? 18 नंबर का। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? सिंपल ये करेंगे, क्या उसने मांगी हुई है? बैलेंस शीट मांगी हुई है ना? हाँ जी, तो यहाँ पे लिखेंगे इन सम लिमिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2023। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, सबसे पहले क्या आ जाएंगे जी? अब 90% डाटा आपके पास मौजूद है, वो सीधा सीधा आप लिख लें। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, नीचे गुडविल अगर हुई तो। ठीक हो गया जी? इन्वेस्टमेंट अगर हुई तो, और अदर एसेट्स। ठीक हो गया जी? यहाँ पे हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। अपनी वर्किंग को समझने के लिए। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर की वैल्यू भी बच्चों जो दी हुई है ना, वो लिख लो सीधा सीधा। 1900 और 900। इसमें जो पंगे आएंगे प्लस माइनस करते जाएंगे। ये तरीका यही है पेपर में सवाल करने का। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2000 की, वो यहाँ पे लिख लो। गुडविल जो है वो वर्किंग नंबर 1 से आएगी, वो हम कर लेते हैं। और अदर एसेट्स वो भी लिख लो, कितने कितने हैं? 690 और 700। ठीक है जी? अल्लाह अल्लाह खैर चलो। अब उसके बाद आ जाएगा इक्विटी, लाइबिलिटीज। इक्विटी लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको पता है सिर्फ पेरेंट का आना है, सब्सिडरी का नहीं आना। 2500। हो सकता है यही फाइनल हो सकता है इसमें कुछ और भी ऐड होना हो, तो बाद में शेयर प्रीमियम। ये तो आना ही नहीं है, और इसका है ही कोई नहीं। अगर कोई शेयर इशू किया गया तो ठीक है, लिख लेंगे। अगर नहीं हो तो ये शेयर प्रीमियम उड़ा देंगे। ठीक हो गया जी? उसके बाद रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की जगह यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? सीआरई। फिर उसके बाद लाइबिलिटीज है, यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, क्या? एनसीआई। ठीक हो गया जी? यहाँ पे आ जाएगी लाइबिलिटीज। हमारी कितनी है? 1270, उसकी कितनी है? 230। ठीक है जी? इस तरह से कंसल्टेशन आराम सुकून से चीजें टैली होना शुरू हो जाएंगी। नीचे हम करेंगे वर्किंग नंबर 1। सब्सिडी का नाम क्या जी? एसएल एट एक्विजिशन डेट मीन्स। एक्विजिशन डेट क्या है जी?
2023। यहाँ पे देखा पेरेंट कितना शेयर है जी? 75%। यहाँ पे देखा एनसीआई कितना है? 25%। अब सब्सिडी का जितना शेयर कैपिटल उठा लेंगे, कितना है जी? 750। कितने है जी? 120। रिटेन अर्निंग ये नहीं लेनी। क्यों? ये तो बैलेंस शीट डेट की है, हमें तो क्वेश्चन डेट की चाहिए। अगर तो दे देगा तो सही, 120 मिला। शेयर पे में लिखा, रिटेन लिख लिया। और अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो वो डाल देंगे। ठीक हो गया? समझ लगी बात? उसका निकलेगा टोटल, उसका लेंगे सब 75% इधर, 25% इधर। अब यहाँ पे लिखेंगे कंसिडरेशन पेड। ठीक है जी। इमीडिएट कैश पेमेंट कितनी है जी? 288 मिलियन। कितनी है? 288 मिलियन सीधी सीधी आ जाएगी। अगला पॉइंट, फर्दर अमाउंट ऑफ 288 मिलियन इज टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2025। ये वाला पॉइंट मैंने आपको कल पढ़ाया था। आपने एक्विजिशन कब की है? 1 अप्रैल 23 को। ये पैसे कब देने हैं? 31 मार्च 2025 को देने हैं। ठीक हो गया जी? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसे 2 साल लेट देने हैं। ऐसी है। तो ये पैसे फ्यूचर वैल्यू है। ये क्या है जी? फ्यूचर वैल्यू है। इसकी आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। डिस्काउंट रेट कितना दिया हुआ है? 20%। तो जरा आंसर निकालने क्या आता है? क्या आंसर आता है जी? 200। लिखे जरा। ये आ गया 200। अच्छा, अब 200 आ गया बच्चों, ये बात भी याद रखनी है। ये 31 मार्च पे आप खड़े हैं, सॉरी 1 अप्रैल पे आप खड़े हैं। तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 9 महीने भी तो गुजरेंगे। वो 9 महीने जब गुजरेंगे तो इसके ऊपर सूद आएगा, क्योंकि फ्यूचर पे वैल्यू है ना। आपने उसकी किया डिस्काउंटिंग। तो 9 महीने जब गुजरेंगे तो इसके ऊपर आएगा सूद। वो सूद कितना आएगा वो निकाल लें। कितना आएगा जी? 30। कैसे? 200 मिलियन इंटू 20% इंटू 9/12। क्या आंसर आता है जी? 30। ठीक है जी? तो बच्चों इस 288 में 200 जमा करेंगे, ऐसे ही है? और बाकी 30 मिलियन की अपनी एंट्री पास कर देनी है। अच्छा, अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ऑल कंसिडरेशन हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन डब्ल्यूएल्स बुक ऑन अ क्वेश्चन डेट, बट
नो सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट हैज बीन मेड। इसका मतलब है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइनल की होगी वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, सही मौजूद है। उसने कहा हमने कोई गलती नहीं की। लेकिन जो पहली गलती उनसे हो गई है वो ये है कि उन्होंने सूद की कैलकुलेशन नहीं की। पॉइंट समझ लग गया? तो सूद की कैलकुलेशन की उसने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, वो हम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 200 मिलियन इंटू 20% इंटू 9/12, आंसर क्या आएगा? 30 मिलियन। ये सूद कहाँ जाना चाहिए? क्या ये इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए? नहीं, ये जाएगा सीआरई में। सीआरई को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? बोलो तो सही। कंसिडरेशन पेबल को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसे आपने अभी पे नहीं किए। तो ये बात समझ लगी? बोलो तो सही। ठीक है। देखो वो जो 200 मिलियन आपने रिकॉर्ड किया है ना, वो इसके अंदर कहीं होगा, क्योंकि उसने कहा करेक्टली सब कुछ किया हुआ है। तो अगर इसके अंदर 200 लिखा हुआ है तो इसके अंदर भी 200 लिखा होगा ना उसने। कंसिडरेशन पेबल 200। अब कहते हैं हम कभी साल के एंड पे वो 200 नहीं 230 बन जाना चाहिए, तो 30 रुपये अपने पल्ले से डाल दें। पॉइंट समझ आ गया नहीं ये वाला? और बोलो तो सही। तो इन लाइबिलिटीज में बच्चों क्या करेंगे? 30 ऐड कर देंगे और इस सीआरई में क्या कर देंगे? 30 माइनस कर देंगे। हजम शुद्ध। ये 200 समझ आ गया कहाँ से आया? अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? ये वाली हो गया, ये वाला हो गया। अब तीसरा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ डब्ल्यूएल्स फ्री होल्ड लैंड हैविंग ए कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू 710 मिलियन एंड 660 मिलियन रिस्पेक्टिवली। याद है? ये भी कल पॉइंट पढ़ाया था आपको कि आपके पास पैसे कोई नहीं और आपने क्या किया? लैंड बेच दिया। तो लैंड बेच दिया तो फेयर वैल्यू पे जाएगा। फेयर वैल्यू उसकी कितनी बनती है? 660 बनती है। तो लैंड यहाँ पे कितने से रिकॉर्ड होगा जी? 660 से रिकॉर्ड होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर ये भी उसने सही सही रिकॉर्ड किया है तो इसके ऊपर फिर गेन और डिस्पोजल भी उसने रिकॉर्ड किया होगा। सोचो जरा। हाँ, लॉस हुआ है ना? कितना लॉस हुआ है? 710 का था, 660 का फेयर वैल्यू उसकी लगी। कितना आया लॉस? 50 का लॉस आया। तो 50 का लॉस उसने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया होगा या हमने करना है? ये आपको सोचना पड़ेगा। ये जरा पॉइंट पढ़ो, दो दो दफा पढ़ो। हाँ जी। हाँ जी। कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया है, तो फिर इसका मतलब है सही और करेक्टली का वर्ड यूज किया उसने। कौन सा वर्ड यूज किया है? तो इसका मतलब है जो बनता था वही किया होगा। ऐसा नहीं है कि 660 बनता था तो 710 रिकॉर्ड किया होगा। करेक्टली का वर्ड यूज हुआ है। तो जो करेक्ट आईएफआरएस के मुताबिक ट्रीटमेंट होना चाहिए था उसने सही रिकॉर्ड किया होगा। हमारी जम्पशन यही है, क्योंकि उसके अलावा हम कर नहीं सकता कुछ। उसने अगर करेक्टली का वर्ड यूज किया। ठीक है जी। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि इस प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर में से वो लैंड निकल चुका होगा। पॉइंट समझ लग गया? वो लैंड ऑलरेडी निकाल के बैठा हुआ है, ये हमारे लिए बचा के नहीं बैठा हुआ। वो निकाल के बैठा हुआ है। और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर वो लैंड रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है। और इस रिटेन अर्निंग के अंदर वो लॉस और डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है। उसने लॉस और डिस्पोजल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब 288 जमा 200 जमा से 660, इसको जरा जमा करें, क्या आंसर आता है? 1148 आता है। ठीक है जी। तो बच्चों आपको पता है, जब कंसोलिडेशन करनी होती है तो हम ये इन्वेस्टमेंट को डिलीट मार देते हैं। क्या करते हैं जी? इन्वेस्टमेंट को डिलीट मार देंगे।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इन्वेस्टमेंट हम अपनी किताबों में से कितने से डिलीट मार देंगे? 1148 से डिलीट मार देंगे। मतलब इस इन्वेस्टमेंट के अंदर 1148 पड़ा हुआ, वो डिलीट मार दो। यहाँ तक की बात में लगी। कंसोलिडेशन करते हुए इन्वेस्टमेंट को डिलीट मार देंगे। उधर से सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, उसको डिलीट मार देंगे। सब्सिडरी की शेयर प्रीमियम, उसको भी डिलीट मार देंगे। सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग, उसको भी डिलीट मार देंगे। ठीक हो गया। और एनसीआई पैदा हो जाएगी, तो गुडविल पैदा हो जाएगी। ये एंट्री समझ आ रही है? और बोलो तो सही, शेयर कैपिटल कितने से डिलीट मार देंगे बच्चों, जो लिखा हुआ आपने? 750, 120। 750 से ये डेबिट, 120 से ये डेबिट। रिटेन अर्निंग का नहीं पता, और एनसीए का भी नहीं पता। जब तक ये दो नहीं पता लगते, गुडविल का नहीं पता चल सकता। आगे चले जी। पहला पॉइंट 100% समझ आ गया। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। एट द डेट ऑफ एसएल्स एक्विजिशन, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल्स नेट एसेट अमाउंटिंग टू 1132 मिलियन। उसने कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल के नेट एसेट बता दिए कितने? 1132 मिलियन, विच वॉज इक्वल टू द फेयर वैल्यू। ओके, except for an equipment with the remaining life of 8 years assessed at 64 million above its carrying value। अच्छा, सदर फाज में बच्चों क्या कर रहा है? वो कह रहा है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी है? 64। किसकी वजह से? इक्विपमेंट की वजह से, ऐसी है ना? तो बोला तो सही। इस 64 की पहले एंट्री सोचें। इक्विपमेंट डेबिट, रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट, कितने से? 64 से। क्यों 64 से? क्यों ये डेबिट कर रहे हैं इक्विपमेंट? इसका मतलब है सब्सिडी ने नहीं किया होगा ना, हम करने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे एंट्री करते जा रहे हैं, वैसे वैसे एडजस्टमेंट करते जाओ। ये 64 कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। डेबिट हो रहा है ना, डेबिट कर दो। और दूसरा क्रेडिट हो रहा है, उसको यहाँ पे आपने 64 को रिकॉर्ड कर दिया। ये क्रेडिट ही यहाँ पे हो रहा है। समझ लगी? अब अगला पॉइंट, उसने बच्चों आपको इन तीनों का टोटल बता दिया है। कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तीनों का टोटल कितना है? 1132। तीनों का टोटल कितना है? 1132, ये उसने आपको बता दिया है। तो अगर इन तीनों का उसने टोटल बता दिया है, तो रिटेन अर्निंग निकाल लोगे आप? 262। तो बच्चों इस एंट्री में एक और चीज़ भी आपको पता चल गई। एक्वाजिशन रेट पे आपकी रिटेन अर्निंग कितनी थी? 262। इस 1132 में 64 जमा कर ले मजीद। 1196, ऐसी है। तो 1196 के दो टोटे होंगे, एक हमारे पास आएगा और एक एनसीए के पास आएगा। तो 1196 के बच्चों हमारे वाला हिस्सा कितना बनता है? 897। एनसीए का कितना बनता है? 299।
यहां तक की बात में लगी। अगला पॉइंट। अच्छा, इस इक्विपमेंट के ऊपर एक और काम भी होना है। वो क्या होना है? डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करें जरा बच्चों। 64 मिलियन है। डिवाइड करेंगे 8 पे। करो जरा, क्या आंसर आता है? अच्छा, इसको 9/12 भी करना पड़ेगा। 9/12 क्यों करेंगे? ये कम अप्रैल को पोजीशन हुई थी। ठीक हो गया। तो क्या आंसर आता है जी? ये एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होनी चाहिए। लेकिन हम तो प्रॉफिट लॉस नहीं बना रहे। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जगह हम क्या करेंगे? सीआरई डेबिट। लेकिन क्या इसमें, इस सरप्लस में एनसीआई का हिस्सा है कि नहीं है? सोचो 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 सोचो। तो ये सरप्लस एनसी इंजॉय कर रहा है ना, तो फिर डेप्रिसिएशन भी वो बर्दाश्त करे। तो सीआरई 75%, एनसीआई 25% और इक्विपमेंट या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 6 से। हमारा हिस्सा कितना है? और एनसी का हिस्सा कितना है? 1.5। तो बच्चों यहाँ पे 4.5 और माइनस कर देंगे, और एनसीए में भी 1.5 माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर से 64 से इक्विपमेंट को जमा कर दिया था ना, अब 6 से माइनस भी करना है। साथ साथ करते जाओ, हर एक चीज कवर होती जाएगी। पॉइंट नंबर 2 100% समझ आ गया जी? क्या ये सीआरई डेबिट कर चुके हैं हम? कंसिडरेशन पेबल को क्रेडिट कर चुके हैं हम? इक्विपमेंट को डेबिट कर चुके हैं? सरप्लस रिकॉर्ड कर चुके हैं? ये डेबिट कर चुके हैं। और 6 से इक्विपमेंट को क्रेडिट कर चुके हैं। ठीक है जी? यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? पॉइंट नंबर 3। गुडविल ऑन द एक्वाजिशन ऑफ एसएल अमाउंटेड टू 320 मिलियन। उसने गुडविल ऐसे ही बता दी हमें। अच्छा, गुडविल ऐसे बता दी। अब हमने ये सोचना है कि ये जो गुडविल है, ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की है या इसमें एनसीई का भी कोई हिस्सा है? ये हमें देखना है। ये कैसे पता लगेगा गुडविल सिर्फ पेरेंट की है या एनसीई का भी हिस्सा है बीच में? ये कैसे पता चलेगा? सोचो 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 सोचो। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ही बता दें। हाँ, अगर एनसीई प्रोपोर्शनल शेयर पे है तो गुडविल सिर्फ हमारी है। लेकिन अगर एनसीई फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल में उसका भी हिस्सा होगा। और ये किस पे है? फेयर वैल्यू पे है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारी गुडविल तो वैसे आराम से निकल सकती थी। हमारी गुडविल यहाँ से निकल सकती थी। यहाँ से पता चल भी सकता है। डिफरेंस लो जरा। 251। गुडविल हमारी ज्यादा है। गुडविल हमारी कितनी है? 320। इसका मतलब है सारी गुडविल फिर हमारी नहीं है। क्योंकि अगर हमारी अगर होती तो 251 होती। तो वो तो हमें गुडविल बता रहा है ज्यादा। कितनी बता रहा है जी वो? 320 बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारे वाली कितनी निकल आई? 251। तो बाकी की फिर एनसीए की होगी। कितनी होगी? 69। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए पता ना हो, निकाली जा सकती है। वो निकाल। 368। कैसे?
हम्म। ठीक है जी। तो 299 उसकी कैरिंग वैल्यू है, 69 गुडविल है, तो फिर इसका मतलब है उसकी एनसीए की फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 368 होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अब बच्चों यहाँ पे एनसीआई की जो एक्विजिशन रेट पे जो वैल्यू है वो कितनी है? 368, वो यहाँ पे लिख देंगे। प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट बाद में ऐड करेंगे। ठीक हो गया। और बच्चों क्या ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई है? 368 एनसीआई की फेयर वैल्यू, और गुडविल बच्चों यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल आएगी कितनी? 320। एंट्री टैली करके देखो, टैली हो रही है। हाँ, तो 64 का फर्क आ रहा है वो सरप्लस का, वो भी तो डेबिट होना है। अब देखो जरा। हम्म। ठीक है, ये सरप्लस भी यहाँ पे आना है। ठीक हो गया जी। ये पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2023 एसएल सोल्ड ए मशीन टू डब्ल्यूएल फॉर 160 मिलियन, रिजल्टिंग इन ए गेन ऑफ 20 मिलियन। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। किसने किसको क्या बेचा? 1 जुलाई 2023 को एसएल ने मशीन बेची है डब्ल्यूएल को। कितने की बेची है? 160 की। गेन कितना आया? 20। तो बच्चों कैरी वैल्यू निकाल सकते हैं आप? कैरिंग वैल्यू क्या आएगी? 140। अगर एसएल ये मशीन डब्ल्यूएल को ना बेचता तो उसकी किताबों में ये मशीन 140 की पड़ी रहती, और वो 140 को ही डेप्रिशिएट कर रहा होता। अब डब्ल्यूएल ने उसके 160 दिए हैं, तो उसके लिए कॉस्ट 160 है, तो डब्ल्यूएल 160 को डेप्रिशिएट कर रहा हो, तो डेप्रिशिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हो रही। ठीक हो गया। तो एक तरफ तो बच्चों ये करना है कि आपने गेन रिवर्स करना है। गेन कितना है जिसको रिवर्स करना है? 20 मिलियन। ऐसी है। और दूसरी तरफ से जो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है उसको भी रिवर्स करना है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हो रही है बच्चों? लाइफ क्या थी उसकी? 5 साल। आउट ऑफ 160। कब बेची है जी? 1 जुलाई को। तो कितने महीने हो गए बेचे हुए? 6 महीने। तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हुई। तो डेप्रिसिएशन निकालें कितनी बनती है? कैसे? 20 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 6 बाय 2 का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा है। तो नेट जो रिवर्सल होना है वो कितने से होना है? 18 से होना है। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? अब वंस अगेन अगला पॉइंट, किसने किसको बेचा? सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है, तो सब्सिडी की किताबों में प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को एनसीए भी इंजॉय कर रही है, तो एनसीए के प्रॉफिट को भी रिवर्स करेंगे। तो बच्चों सीआरई भी डेबिट होगा, एनसीए भी डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा जी? एसेट। मशीन। कितने से मशीन क्रेडिट होगी जी? 18 से। उसमें से 75% हिस्सा हमारा है, 25% हिस्सा एनसीए का है। 18 का 75% लें, और एनसीए का। 4.5।
यहाँ तक की बात नहीं लगी बच्चों? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13.5 माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे 4.5 माइनस। सीआरई में पेरेंट वाली रिटेन अर्निंग पहले लिख लेना कितनी है, 820, वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हजम शुद्ध मशीन 18 से कम होनी है, वो यहाँ से 18 से कम कर देंगे। तो ये एंट्री सबको समझ आ गई? 100% पॉइंट क्लियर हो गया नहीं? कितने पॉइंट क्लियर हो गए? क्या? हम इसका भी करेंगे। किसने किसको पैसे देने हैं सोचो। पेरेंट ने देने हैं सब्सिडरी को, तो एक के पेबल कम होंगे और एक के, कितने से? 35 से। अब एक के रिसीवेबल आ रहे होंगे अदर एसेट्स में, किसमें आ रहे होंगे? इसमें से 35 कम कर दो, और दूसरे पेबल आ रहे होंगे लाइबिलिटीज में, इधर से 35 कम कर। समझ आ गई नहीं? पॉइंट नंबर 5 भी हो गया, पॉइंट नंबर 6 भी हो गया। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2022 WL acquired 15 मिलियन शेयर ऑफ क्यूट लिमिटेड आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 50 मिलियन। अब ये क्यूट लिमिटेड कौन है? ये एसोसिएट होगा। 15 मिलियन शेयर बाय किए उसने आउट ऑफ टोटल ऑफ 50 मिलियन। तो बच्चों 50 में से 15 मिलियन बाय किए हैं, कितने परसेंट बाय किए हैं? 30% बाय किए। ठीक है जी। 50 मिलियन टोटल शेयर, तो उसमें से 15 मिलियन बाय किया, तो कितने परसेंटेज बनती है? 30% बनती है। तो ये एसोसिएट हमारा ₹10 शेयर फॉर 290 मिलियन। कितने के पे किए हैं जी? 290 मिलियन। दिस इन्वेस्टमेंट CL इज कैरिड एट कॉस्ट इन WL's बुक्स। अच्छा जी। अब उसने कितने पैसे पे किए हैं? 290। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि 290 का 290 ही इस 2000 के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में इतने ही पैसे पे किए थे, यही कॉस्ट है और यही इसी पे रिकॉर्ड हुए पड़े हैं। जबकि कंसोलिडेशन करते वक्त हमें पता है कि इक्विटी मेथड के मुताबिक रिकॉर्ड होने चाहिए। किस पे रिकॉर्ड होने चाहिए? तो 290 पे रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। पहला काम तो हम ये करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक और लाइन ऐड करेंगे। कौन सी वाला? यहाँ पे हम लाइन ऐड करेंगे। कौन सी लाइन ऐड करेंगे? अब बोलो तो सही, बोल ही नहीं रहा कोई। हैं? यार चाय पिला दे यार। यहाँ पे ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ठीक हो गया? अच्छा, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट कितने की पड़ी हुई है? 290 की। तो बच्चों यहाँ से 290 निकालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, उसकी ज्यादा लाइन आनी चाहिए। नहीं, वो बाकी इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो कोई और इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, मतलब कोई छोटी मोटी 4% 5% इन्वेस्टमेंट की हो, या हो सकता है किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट की हो, तो वो बाकी लेता एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट लेता। बेसिकली होना तो यही चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट ऊपर आए और बाकी इन्वेस्टमेंट नीचे आए। पर फिलहाल तो हम सवाल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को बाद में देखते हैं। यहाँ तक की बात लगी। अब अगला पॉइंट, दिस इन्वेस्टमेंट CL इज कैरिड एट कॉस्ट इन WL's बुक। ओके, तो अब हमने देखना ये है, CL paid a 12% final cash dividend for the year 2022 and 23, which WL recorded as other income upon receipt.
ये कौन डिविडेंड दे रहा है? एसोसिएट हमको डिविडेंड दे रहा है। इक्विटी मेथड ये कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर ली इनिशियली, वो बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, फिर बाद में 6 महीने साल का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का हिस्सा रिकॉर्ड कर लो, कर लिया। फिर जब वो डिविडेंड देगा तो वो माइनस कर लो, ठीक है जी। तो ये जो डिविडेंड वो दे रहा है वो माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो वो डिविडेंड उसी प्रॉफिट में से तो दे रहा है, तो हम तो ऑलरेडी हिस्सा रिकॉर्ड कर चुके हैं। पॉइंट समझ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो डिविडेंड माइनस कर लो, ये इक्विटी मेथड है। अब मसला अगला पॉइंट ये भी आ गया कि 22 का फाइनल डिविडेंड कब मिलना है? 23 में। और 23 का फाइनल डिविडेंड कब मिलना है? 24 में। हम कहाँ पे खड़े हैं? हम तो 23 में खड़े हैं। इसका मतलब है 23 का फाइनल डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं होगा, 22 का फाइनल डिविडेंड रिकॉर्ड होगा। ये FR1 का पॉइंट उसने यहाँ पे टेस्ट कर लिया। प्रॉफिट तो 23 का हम लेके बैठे हैं, लेकिन माइनस नहीं करेंगे। माइनस करने की नौबत कब आएगी? 24 में। 23 का प्रॉफिट तो पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे, माइनस करने की नौबत 24 में आएगी। ठीक है, ये बात याद रखनी। विच डब्ल्यू रिकॉर्डेड एज अदर इनकम अपॉन रिसीट। द ब्रेकअप ऑफ टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम ऑफ CL फॉर 2023 एंड 22 इज एज फॉलो। 2022 में कितना प्रॉफिट था? 80। 2023 में कितना प्रॉफिट था? 90। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम का सादा अल्फाज में मतलब ले लेना है आपने, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 40। अब बच्चों, अब हमने लेना है 12% फाइनल डिविडेंड। 12% किसका लेंगे? नहीं खोत्या, डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल का होता है। सत्यानाश, तो प्रॉफिट का कैलकुलेट करके बैठा है। शेयर कैपिटल की परसेंटेज होती है 12%। ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल आपके पास है, शेयर कैपिटल निकालो और उसका लो 12%। आंसर बताओ क्या आता है? कितना आता है जी? 18 मिलियन। कैसे? 104 मिलियन बनता है टोटल शेयर कैपिटल। देखो, हाँ, 15 मिलियन शेयर कैपिटल है, इंटू 10 रुपये, 150 हमारा हिस्सा बनता है। उसका क्या करेंगे? 12% लेंगे। क्या आंसर आता है? 18 मिलियन का डिविडेंड माइनस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस 80 का कितने परसेंट ऐड करेंगे? 30%। हमारे से 30% बनता है। लेकिन अगला पॉइंट, हमने इन्वेस्टमेंट कब की थी? यकम जुलाई को की थी। तो 80 मिलियन सारा तो नहीं ना बनता हमारा, 6 महीने का बनता है ना। तो पहले 80 मिलियन के दो टोटे करेंगे, आधे आधे। 40 अलहदा, 40 अलहदा। जो आ- आखिरी जो 6 महीने का 40 है ना, उसमें हमारा हिस्सा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब सादल अल्फाज में 80 इंटू 6/12 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 40। इसके अंदर हमारा 30% हिस्सा है, क्या आंसर आएगा? 12। तो बच्चों, वो 12 यहाँ पे ऐड करेंगे पहले, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। उसकी एंट्री भी कर ले समझने के लिए। एंट्री क्या करेंगे जी? शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट इन क्यूट लिमिटेड डेबिट। कितने से? 12 से। ये 12 कैसे निकला? ये 12 कैसे निकला बच्चों? 15 मिलियन शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट था वाला है? हाँ, 80 इंटू 6/12 इंटू 30% इज इक्वल टू 12। ये क्या है? 2022 का प्रॉफिट है। एक और एंट्री भी तो होनी है 23 के प्रॉफिट की।
तो इसका प्रॉफिट कितना है? 90। इसका आंसर निकालें। बल्कि ये दोनों इकट्ठे ही कर लें, अलग अलग करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि उसमें रीवैल्यू सरप्लस हमने एसोसिएट के लाया था तो लिखना नहीं होता। वो रीवैल्यू सरप्लस भी हम इसी का हिस्सा बना लेते हैं। 90 और 40 कितना हो गया? 130। उसका लें कितने परसेंट? 30%। और इस दफ़ा 6/12 नहीं करेंगे क्योंकि तो पूरा साल गुजरेगा। हाँ जी। 39 कैसे करेंगे जी? 90 - 40 इंटू 30% इज इक्वल टू 39। इन्वेस्टमेंट इन CL डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कितने से? 39 से। अब मुझे बता सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ रहेगा भला? प्रॉफिट लॉस में जाना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो बना ही नहीं देगा। फिर CRE में जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ CRE भी लिख लो। अच्छा जी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 12 जमा कर दिया हमने। और क्या जमा है? 39। ये ही जो 12 और 39 जमा कर रहे हो, ये और कहाँ जमा करना है आप लोगों ने? 12 और 39 यहाँ पे भी जमा कर दो। हिसाब बराबर हो गया। अब डिविडेंड की बारी। डिविडेंड। डिविडेंड कितना उसने दिया जी? कितना? 12% है? 18 मिलियन। ठीक है। अब डिविडेंड की एंट्री क्या होगी बच्चों? इन्वेस्टमेंट डेबिट, और डेबिट क्या करेंगे? CRE कितने से? 18 से। ठीक हो गया जी। लो जी, एसोसिएट हमारा बिल्कुल टिप टॉप हो गया। हाँ जी। तो आता आ जाता भाई। हाँ। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7 भी हमारा निबड़ गया। क्लियर हो गया जी। पॉइंट नंबर 8 की बारी। An impairment test carried out at year end has indicated that goodwill of SL has been impaired by 10%। चलिए पॉइंट नंबर 8 की एंट्री कर ले। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। क्या बच्चों गुडविल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की है? सब्सिडी की भी है, तो नुकसान अगर हुआ तो? क्या सिर्फ पेरेंट बर्दाश्त करेगा? कितना नुकसान हुआ गुडविल में? 10%। गुडविल कितनी निकली थी? 320। तो 320 का लें 10%। 32। ठीक है। TRE नुकसान बर्दाश्त करेगा 75%, और NC बर्दाश्त करेगा 25%। 24 और 8, ये भी साथ रिकॉर्ड कर लें। सबसे पहले गुडविल में से गुडविल कितनी निकली थी भला? 320। उसमें से क्या करेंगे? 32 नुकसान हुआ ना, 32 माइनस कर लेंगे। और ये गुडविल आपको गिवन है इस सवाल में। पहले हम वर्किंग वन से निकाला करते थे, अब ये तो सवाल में गिवन थी। 32 माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या क्या माइनस करेंगे बच्चों? ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 8 भी निबड़ गया।
Point number 9. A fair value gain of 48 million needs to be recorded in respect of. अच्छा, while investment in CL has been impaired by 22 million. ठीक है, इसका भी नुकसान रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका नुकसान क्या होगा? एसोसिएट है ना, ये 22 मिलियन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और 22 मिलियन CRE में से माइनस करेंगे। शुद्ध बोलो तो सही। ये फेयर वैल्यू गेन ऑफ 48 मिलियन इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डुलियर्स रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यू गेन हुआ है। अच्छा, अब ये फेयर वैल्यू गेन हुआ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट है। हो सकता है उसने डेट इंस्ट्रूमेंट में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की हो, बाकी की, उसमें कितना गेन आया? 48 मिलियन का। तो 48 मिलियन का गेन आया तो बच्चों उसकी एंट्री कर लेंगे हम। क्या? इन्वेस्टमेंट डेबिट और CRE। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन साइलेंट है, उसने नहीं बताया ये OCI का हिस्सा है या प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। लेकिन हमें पता है हर सूरत में हमारे पास एक दरवाजा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जानी बाय डिफॉल्ट। याद है ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसने नहीं बताया हमें कि ये OCI का गेन है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चाहे डेट इंस्ट्रूमेंट है चाहे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है। ठीक है यदि तो 48 मिलियन का गेन है तो हम अज्यूम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ही गया होगा, तो उसको फिर CRE में ही डालेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये जो बाकी इन्वेस्टमेंट बची है उसमें क्या कर देंगे? 48 मिलियन जमा कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 48 मिलियन जमा कर देंगे। समझ आ गई बात? पॉइंट नंबर 8 भी कवर हो गया। पॉइंट नंबर 9 भी हो गया। 10 था ही क्या? डिस्काउंटेड ऑफ 20% पर एनम में बी यूज वेर एवर रिक्वायर्ड, वो तो हम कर चुके हैं। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट रह गया कि बैलेंस शीट डेट पे आपकी रिटेन अर्निंग कितनी है? 510 है। और क्वेश्चन डेट पे कितनी थी? 262। बाकी जो इजाफा हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। चेंज इन इक्विटी सिंस एक्विजिशन टिल SOFP डेट। हम लिखेंगे बैलेंस शीट पे कितनी है जी? 510। पहले कितनी थी? 262। कितना डिफरेंस आया? 248 का। लेकिन 248 सारे के सारा हमारा है। और NCA का 62। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे 186 अपना, और यहाँ पे डाल देंगे 62। समझ आ गई बात? अब बोलो तो सही। अब हमारा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। शेयर कैपिटल में कोई पड़ा नहीं था। शेयर प्रीमियम नहीं ना आया बीच में, तो इसको उड़ा देंगे भैया। अच्छा जी, इसका टोटल निकाले जरा। क्या आंसर आ रहा जी? रुपीज इन मिलियन 2840। गुडविल
288। इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बच्चों ऊपर आनी है। 600 क्या, और एसोसिएट अदर एसेट्स टोटल, अब यहाँ पे आ जाए शेयर कैपिटल 2500, कंसोलिडेटेड ऋण का टोटल करें जरा। एट नाइन सेवन, इसमें तो गड़बड़ है। 993, क्या गड़बड़ की थी? शाबाश। एनसीआई 416, लाइबिलिटीज 1485, टोटल 53। समझ आ गई थी? ये बच्चों एक एक एडजस्टमेंट है, उसकी आप साथ साथ एंट्री पास करते जाएं, तो किसी तरह का कोई मसला नहीं है, आराम सुकून से आपका क्वेश्चन टैली होगा। और समझ आ गई बात की कि नहीं समझ आई?